हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी बाय राहुल सिंह। तो दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि खुद एक कलाकार के बारे में उनकी बायोग्राफी कहा जाए तो उनकी जीवनी ही है। तो आइए इस कलाकार जिनका नाम अक्षय कुमार है, तो उनके बारे में आज हम लोग कुछ उनकी जीवन के बारे में इंटरेस्टिंग अवे दिलचस्प कहानियाँ के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। मेरा जन्म दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में 10 सितंबर 1966 को हुआ था। फिल्मों में आने से पहले मेरा नाम रवि हरि ओम भाटिया था। बचपन में इतना शरारती हुआ था कि सारा घर मुझसे परेशान रहता था। मैं अपने मम्मी पापा की पहली संतान हूँ। मेरे जन्म के बाद घर में खुशियाँ छा गई थी। मम्मी डैडी हर शरारत को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। मेरी एक छोटी बहन अलका है। मैं जब 6 वर्ष का हुआ तो मुझे डॉन बॉस्को स्कूल में दाखिल करा दिया गया। स्कूल के दिन बड़े मौज मस्ती के थे। क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल था। मैं क्रिकेट का चैंपियन भी था। एक बार इंटर स्कूल टूर्नामेंट में मैंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। जब मेरा नाम अखबार में छपा तो मुझे बहुत खुशी हुई। उस अखबार की कॉपी मैंने आज तक संभाल कर रखी हुई है। मुझे खेलकूद के सिवा कुछ नहीं अच्छा लगता था। खेलकूद में ज़्यादा ध्यान देने से मैं पढ़ाई में पिछड़ने लगा। तो मेरे डैडी, जो यूनिसेफ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा। इसके बाद मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया। एक मामले में मैं हमेशा लकी रहा कि मैं कभी फेल नहीं हुआ। किसी तरह पासिंग मार्क्स ले आता था। पासिंग मार्क्स पर मेरे डैडी बहुत गुस्सा होते थे। मैं जब भी उनके गुस्से का शिकार होता तो मम्मी मुझे बचा लेती थी। मम्मी का मैं लाडला बेटा था। मम्मी चाहती थी कि मैं जाकर उनके लिए एक अच्छा खासा किसी ब्रिलियंट क्षेत्र में कैरियर बनाऊं, पर मुझे तो खेलकूद के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। किसी तरह स्कूल की पूरी पढ़ाई करने के बाद जब मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए पहुंचा, तो वहां दोस्तों के साथ मौज मस्ती होने लगी। एमएमसी की परीक्षा के समय तो चमत्कार ही हुआ। मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की थी। मेरे परिवार और सारे दोस्तों को विश्वास था कि मैं फेल हो जाऊंगा, किंतु लक ने साथ दिया और मैं पास हो गया। पास ही नहीं बल्कि 63% अंक भी मिले। उस दिन मम्मी डैडी के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। पढ़ाई समाप्त करने के बाद मुझे पैसे कमाने की धुन सवार हुई। मैंने अपने करियर के बारे में सोच ही रहा था कि एक दिन मेरे मामा आलोक अरोड़ा जी आए, जिनका थाईलैंड में भारतीय होटल है। उन्होंने मुझे थाईलैंड जाने के लिए उकसाया।
विदेश में काम करने का ख्याल ही इतना लालच भरा था कि मैंने फ़ौरन ही मौका हथिया लिया। हालांकि मेरे इस फैसले से मम्मी डैडी व छोटी बहन अलका काफ़ी उदास हो गए थे कि मैं उनसे दूर चला जाऊंगा, मगर मेरी दृढ़ता के आगे उन्हें झुकना पड़ा। मेरे मामा जी ने मुझे थाईलैंड के अपने होटल में वेटर की नौकरी दे दी। वहाँ नौकरी करने में मेरा मन लग गया क्योंकि थाईलैंड मुझे पसंद था। उन दिनों मैं जितने भी पैसे कमाता था वह सब खर्च कर डालता था। इससे मेरे मामा जी नाराज हो जाते थे। इसके बाद से उन्होंने मुझे केवल ज़रूरत भर के पैसे देने शुरू कर दिए और बाकी पैसे वो मेरे घर पर भेज देते थे। वहीं पर मैंने काम के साथ साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। मार्शल आर्ट के साथ ही कोरियन कराटे सीखने लगा। ट्रेनिंग के दौरान सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि मैं आत्म संतुलन सीख गया। इस कला की वजह से मेरा आत्मविश्वास बहुत बुलंद हो गया। थाईलैंड में 2 साल की नौकरी करने के बाद अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं ज़्यादा महान काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ। होटल की नौकरी छोड़कर मैं थाईलैंड से मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद मेरे पास कोई प्लान नहीं था और ना ही कोई काम था। इसी बीच मार्शल आर्ट्स एकेडमी में मैं टीचर हो गया। इसके अलावा फुर्सत के समय में मॉडलिंग भी करने लगा। साथ ही मैंने डांस की क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। मॉडलिंग करते करते अभिनय करने का बीजारोपण मेरे अंदर हो चुका था। मैंने स्टूडियो के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। एक सुबह मैं नटराज स्टूडियो में पहुंचा तो वहाँ के चौकीदार ने मुझे रोक दिया। मैंने उसे रिश्वत के तौर पर चाय पानी के पैसे दिए। तब उसने मुझे स्टूडियो के अंदर जाने दिया। स्टूडियो के अंदर मैं प्रमोद चक्रवर्ती के मेकअप मैन की नज़रों में चढ़ गया। उसने कहा, काम की तलाश में हो? मैंने हाँ कर दी। उसने तस्वीरें छोड़ जाने के लिए कहा। दूसरे दिन मेरी मुलाकात प्रमोद चक्रवर्ती जी से हुई। ईश्वर की महिमा ऐसी हुई कि उन्होंने मुझे फिल्म के हीरो के रूप में चुन लिया और इस तरह मुझे पहली फिल्म दीदार मिली। प्रमोद जी मेरे गॉडफादर थे। उन्होंने मुझे फिल्म क्षेत्र की तमाम जानकारियाँ दी। मैंने स्वयं भी काफ़ी मेहनत की और डांस, संवाद, अदायगी, फाइट की बारीकियों को गंभीरता से सीखने लगा। मेरी पहली फिल्म दीदार फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद सौगंध और मिस्टर बॉन्ड भी बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे। लोगों ने मेरी और उंगली उठाकर मुझ पर नाकामी का लेबल लगा दिया था। मैं पूरी तरह से निराश हो चुका था और बुरी तरह से हताश होकर टूट गया था। लेकिन मेरे परिवार और सेक्रेटरी वाली ने मुझे उत्साहित किया। फिल्म खिलाड़ी के प्रदर्शित होते ही जैसी मेरी निराशा हताशा खुशी में बदल गई। इसके बाद से मैं आगे ही बढ़ता रहा और आज मुझ पर एक सफल हीरो का लेबल लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का स्टोरी
जिसका नाम था बायोग्राफी बायोग्राफी ऑफ अक्षय कुमार यहीं पे समाप्त होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको और भी किसी की बायोग्राफी जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम ज़रूर आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्त। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल सिंह। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे ध्यान देने के लिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसका नाम है दोस्तों लल्लू लाल के तर्क कुतर्क। वर्षों पहले मूर्खिस्तान में महायुद्ध चल रहा था। देशभक्त नौजवान सेना में भर्ती हो रहे थे। ऐसे समय एक नवयुवक ने लल्लू लाल से कहा, क्यों यार, तुम क्यों भर्ती नहीं होते सेना में? लल्लू लाल ने कहा, मैं सेना में भर्ती नहीं हो सकता, इसके 2 कारण हैं। वह क्या? उसके मित्र ने पूछा। यदि मैं सेना में भर्ती हो गया तो या तो सरकार मुझे सीमा पर लड़ने के लिए भेजेगी या मुझे शस्त्र सप्लाई हेतु नियुक्त करेगी। खैर, शस्त्र सप्लाई भी करूँगा तो ठीक रहेगा, लेकिन सीमा पर भेजा गया तो उसके 2 कारण हैं। लल्लू लाल ने कहा, पहला यह कि मोर्चे पर या तो मैं बम से मारा जाऊंगा अथवा शस्त्र मुझे गोली से उड़ा देगा। खैर बम से मारा गया तो कोई बात नहीं, पर यदि गोली से मारा गया तो उसके भी 2 कारण हैं। वो क्या? मित्र ने पूछा। मारने पर दुश्मन मुझे गाड़ देगा या फेंक देगा। गाड़ देगा तब तो ठीक रहेगा, यदि फेंकेगा तो उसके 2 कारण हैं। वह यह कि फेंकने के बाद या तो चील कौवे खा लेंगे अथवा मेरे शरीर की लुगदी बन जाएगी। चील कौवे खाएंगे तब तो अच्छी बात है, पर यदि लुगदी बन गई तो उसके भी 2 कारण हैं। मित्र ने पूछा, वह क्या? लल्लू लाल ने कहा, लुगदी बनने पर या तो मेरी खाद बन जाएगी या साबुन बन जाएगी। खाद बनेगी तब तो ठीक है, लेकिन साबुन बन गया तो उसके 2 कारण हैं। मित्र ने पूछा, वह क्या? लल्लू लाल ने कहा, साबुन बनने पर या तो मुझसे इंसान नहाएंगे या जानवर। खैर, इंसान नहाएगा तब तो ठीक है, लेकिन यदि जानवर नहाएगा तब तो मैं तो शर्म से मर ही जाऊंगा। बस इसी कारण से मैं सेना में भर्ती नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा स्टोरी, जिसका नाम था लल्लू लाल के तर्क कुतर्क, यहीं पर समाप्त होती है। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल पे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और इस स्टोरी सबको ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़रूर से ज़रूरी हर स्टोरी पर हमें कमेंट करें कि हमारा स्टोरी आप लोगों को कैसा लग रहा है, सुनने में कैसा लग रहा है या देखने में कैसा लग रहा है। ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट करें, या अगर कोई हमसे गलती भी हो जा रही है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं राहुल सिंह
अब आप लोग को दूसरी कहानी की ओर ले जाता हूँ, जिसका नाम है लालच बढ़ाया पैसा गवाया। तो दोस्तों, इस कहानी से तो आप पहले ही समझ गए होंगे कि ये कौन सी स्टोरी है। तो दोस्तों ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं ही आप लोग को बता देता हूँ ये कौन सी स्टोरी है। दोस्तों, ये एक मोरल स्टोरी है जिसका अभी हम लोग को नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग इसका कहानी का पूरा पढ़ के अंक समाप्त कर लेंगे तो इससे हमें बहुत ही सीख मिलेगी, जो कि आपके लिए भी दोस्तों फ़ायदेमंद है और मेरे लिए भी। तो क्या आप तैयार हैं इस कहानी को सुनने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं कहानी की ओर, जिसका नाम है लालच बढ़ाया पैसा गवाया। एक बार एक राजा वेश बदलकर टहल रहा था। उसके साथ उसका मंत्री भी था। टहलते टहलते वह नगर के बाहर पहुंचा। उसके कानों में आवाज़ आई, इस पापी को कुछ देते जाना दाता। राजा ने देखा, एक बूढ़ा अंधा एक ओर हाथ फैलाए खड़ा है। उसे उस अंधे पर दया आ गई। उसने अपनी जेब से एक अशर्फी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। किंतु तभी उस बूढ़े ने राजा के कपड़े पकड़ लिए और कहा, कृपा कर मुझे एक थप्पड़ मार दीजिए, तभी मैं भीख ले लूँगा, अन्यथा नहीं। राजा उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तुम मेरे सिर पर पाप लादना चाहते हो? अंधे ने गिड़गिड़ाकर कहा, इसमें आपको कुछ पाप नहीं लगेगा। जब तक आप मुझे एक थप्पड़ मारेंगे नहीं, तब तक मैं आपका दिया हुआ दान भी न ले सकूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। लाचार होकर राजा ने उसके हल्के हाथ से एक थप्पड़ जमा दिया। तब उस अंधे ने अशर्फी ले ली। राजा ने अपने मन में सोचा, हो न हो जरूर इसके पीछे कोई भारी भेद है। इस बूढ़े से पूछना चाहिए कि वो ऐसा क्यों करता है। कुछ देर के बाद राजा अपने महल में लौट गया। दूसरे दिन एक सिपाही भेजकर राजा ने उस अंधे को मंगाया। उससे पूछा, तुम भीख लेने से पहले मार क्यों खाना चाहते हो? अंधे ने कहा, धर्मोतार, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। उसी का फल मैं भोग रहा हूँ। मैं उस पाप का प्रायश्चित इसी से करता हूँ। इसलिए मैं भीख लेने से पहले मार खा लेना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मैं उस कहानी को सुनना चाहता हूँ। अंधा कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कहना शुरू किया। तो दोस्तों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं कि अंधे ने राजा को क्या कहानी सुनाई, इसके आगे राजा क्या क्या प्रश्न करेगा,
अंधा क्या अपनी कहानी सुना पाएगा? तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके आगे क्या हुआ आपको ज़रूर से ज़रूर पता चल जाएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब